वो थोड़ा बहुत फुहारा टाइप आ रहा है ना। बाहर कटवा दिया जो साली को रूम मार दो क्या होता मैथ निकालो मैथ। मैथ की बुक एनसीईआरटी दे दो। श्लोक राव इधर लाओ। राव साहब, राव का मतलब यादव भी होता अगर पता हो तो, यादव भी राव में आते नहीं। राव साहब कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था इसमें? 4 हो गया था। हाँ 2 होमवर्क ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 कितना हो जाती है? भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। चला देखो, तीसरे का 5वां कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए भिन्न वो कौन सी है? x और y है, a b है, कुछ भी मान लो। माना भिन्न क्या है? माना भिन्न क्या है? x बराबर x अपन क्या है? y है। प्रश्नानुसार ये लिखना बहुत जरूरी है। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाती है? 9/11। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2, तो 9 कितना हो जाती है? ये बात खत्म। अंश, ये अंश है, ये हर है। अंश में 2 जोड़ना है और हर में 2 जोड़ना है, वो 9 कितना हो जाएगी? 11। इसको थोड़ा सा हल कर लो। अच्छा हल कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा लिखा जाए। इसमें 2 शर्त है। ये प्रथम शर्त है, अभी द्वितीय शर्त आगे लिखी गई है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। और क्या कह रहा है लिख लो, उसके बाद ही हल करना है। और क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। देखो अब की बार अंश में कितना जोड़ना है? 3। हर में कितना जोड़ना है? 3। तो वह भिन्न कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। 5 कितना हो जाती है? 6। तो आपको क्या करना है? वो भिन्न का, उस भिन्न का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना चेला, कुछ भी नहीं करना है, इसको हल कर लेना है। इसको अभी समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण 1 को हल करने पर लिख लो। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करोगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसका। 11 का x में कराओ कितना होगा? 11x। 11 का 2 में करा दो कितना होगा? 22। ओनली 22 होगा ना। 9 का y में करा दो कितना होगा? और 9 का 2 में करा दो कितना होगा? 9 दूना 18। 9 दूना कितना होगा? 9 दूना 18। क्या होगा? 11x। x के पास रख लो y और उधर भेज दो 18। ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 22। तो मिल गया 11x माइनस में 9y बराबर, ये 22 में से 18 घटा दो, माइनस में 4। समीकरण नंबर दे दो 3। समीकरण कितना हो गया? 3। समीकरण 4 को हल कर लो इसे। समीकरण 2 को, समीकरण 2 को हल करने पर, तो 2 को हल करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। 6 का x में कराओ कितना होगा? 6 का 3 में करा दो कितना होगा? 18। 5 का y में करा दो कितना होगा? और 5 का 3 में करा दो कितना होगा?
हाँ 15 हो जाएगा। अब इसको x और y को साथ में रखो, ये आएगा 15, उधर जाएगा तो -18, 6x माइनस में 5y, 18 में से 15 घटा दो -3। समीकरण नंबर कितना हो गया? अब 3 और 4 को हल कर लीजिए। विलोपन लगाओगे प्रतिस्थापन? विलोपन लगा दिया जाए। चलो एक पद को गायब करो, एक x को गायब करो चाहे y को गायब करो, घटाना दोनों पड़ेगा क्योंकि देखो समान चिन्ह मिल रहा है, दोनों को घटाना पड़ेगा। एक काम कर लो, समीकरण 3 में आप किससे गुणा करा दोगे? 6 से, और समीकरण 4 में किससे गुणा करा दो? 11 से। तो 6 में इसको 6 से गुणा करा के लिखो, 11 6 का कितना होगा? 66x, और उसके बाद 6 का 9 करा दो, कितना होगा? 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54 y, और बराबर होगा 6 चौक 24 माइनस में 24। 11 का इसमें करा दो, 11 6 का 66, 11 पचे कितना होगा? 55, और 11 तीन कितना होगा? माइनस में 33। अब घटा दो, इसको घटा देना है। घटा दोगे तो ये प्लस ऊपर लिखा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो अब इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में 55 और माइनस में 54, 55 में 54 घटा दो, ओनली y आएगा बराबर। अब ये इसका मतलब कुछ नहीं है, 33 में से 24 घटा दो, 33 में से 24 घटाओ, कितना आएगा चेला? 9 आएगा, 9। y का मान कितना आ गया? 9। y का मान समीकरण किसी में रख दो, 3 4 1 2 जो भी बना हुआ है 3 में रख दिया जाए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब चाहे गुणा वाले में रख लो चाहे बिना गुणा वाले में रख लो। अगर आपको आपका मन कर रहा है तो 6 से चाहे गुणा करा के रख लो चाहे बिना गुणा करा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बिना गुणा कराए रख रहा हूं। इसमें x के y के स्थान पे 9 रखना है, तो यहां पर 11x 9 गुणे कितना लिखोगे? 9 बराबर माइनस में 4, 11x ये आएगा -4, 11 9 9 कितना होगा? 81, उधर जाएगा तो प्लस में कितना आएगा? 81। तो 11x बराबर कितना आएगा? घटा दो 77, काट दो, 11 से कितना होगा? x बराबर 7। तो अच्छा चला, लेकिन x y का मान निकाल लियो, लेकिन भिन्न लिखना है। भिन्न देखो हम लोग क्या माने हैं, x अपान में y, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी है? 7, x की वैल्यू कितना है? 7, y की वैल्यू कितना है? 9। यही आंसर चला, ठीक है, लिख लो, लिख लो क्या कह रहा है। देखो इसको मैं अगर बंद करें रिकॉर्डिंग तो हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन वो सेव हो जाएगा। बंद कर सेव हुई है, क्या हुआ? हाँ हाँ, अरे ठीक है, बहुत अच्छा किया, उसको नहीं मार मोड़ देते, अभी दिमाग को इशू गड़बड़ चल रहा है। चला, लाइट नहीं आ रही, लाइट तुम लोग के यहाँ लाइट आ रही है क्या? अरे वाह, अरे दोपहर से लाइट ना आए हमें बुल्लू बना रहे हो तुम लोग। यहाँ सुबह से लाइट ना आ रही, बंद कर। सीएम वाला इन्वर्टर था में है ये। जब हमने लाइट
इसलिए जब देखो मेरा सीधा सिद्धांत रहता है कि अगर छुट्टी होगी तो हम 2 घंटा पहले बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हमेशा जान लो, अगर छुट्टी रहेगी तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे पहले बता दूंगा। देखो कल छुट्टी हमें करना था तो हम कल छुट्टी आपको लगभग डेढ़ आधा घंटा नहीं चला जाके, हाँ 2 बज रहा था, हाँ लगभग 2 बजे मैंने मैसेज कर दिया था, आपके पास 2 घंटे का समय था, तो कोई भी उसमें देख सकता है। जिसका कम व्हाट्सएप चलता है वो भी आई थिंक ओपन करके देख सकता है। कुछ लोग कम चलाते हैं ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं, इंस्टाग्राम ना है, हाँ। लेकिन जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगी उस दिन फोनों करोगे तो नहीं उठाएंगे। जैसे आज फोन कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो ना छुट्टी रहे तो मैसेज ना जाए, अगर छुट्टी रहे तो मैसेज चला जाए पक्का। निश्चिंत रहा करो तुम लोग, छुट्टी है तो मैसेज गया, नहीं छुट्टी है तो आना है तो आना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। तीसरे का छठा देख ले रहे हैं। तीसरे का छठा, तीसरे का छठा क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। शॉर्ट बता दें कि एकदम शॉर्ट, हाँ कि लंबा मान है, इसकी आयु x है, उसकी आयु y है, इस है? चलो आओ देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु लिखना, शॉर्ट में बता रहे हैं चला, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अच्छा तो 5 वर्ष बाद तो चला गड़बड़ हो जाएगा। माना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद लिख लो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब ये ध्यान देना थोड़ा सा, 5 वर्ष बाद ये शॉर्ट करने के चक्कर में गलत ना हो जाए, यक्स है उसका ना हो जाएगा। चलो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगी? तो चला देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो देखो अभी इसकी वर्तमान आयु कितना यक्स है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, नहीं
वर्तमान आयु कितना है x, और जैकब की आयु कितना है, जैकब वर्ष। कहाँ है, हंस रहे हो। अब दोनों की वर्तमान, इसकी वर्तमान आयु x हो गया, इसकी वर्तमान आयु कितना हो गया y। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी आयु हो जाएगी x प्लस 5 और इसकी आयु हो जाएगी y प्लस 5, ये दोनों की आयु हो गया। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है ना, जैकब अपने पुत्र का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना कि 5 गुना का दे, 5 गुना हो जाएगा। तो जैकब तो 5 गुना हो ही रहा है, बालक तो हम बेटे को भी कितना गुना कर देंगे, 5 गुना। ये हो गया, देखिए बात समझे। नो, पहली स्थिति में, पहले में देखो क्या कह रहा है, अच्छा 3 गुना है, तभी वहां पे गड़बड़ हो गया क्या, ये 3 गुना हो गया। देखो मेरी बात फिर से समझो, अभी पुत्र की वर्तमान आयु x, जैकब की वर्तमान आयु y, 5 वर्ष बाद ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, दोनों x प्लस 5 y प्लस 5। लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। जैकब, ये जैकब की आयु y है, ये तो ऑलरेडी 3 गुना हो गया, तो हम लोग बराबर दिखाने के लिए इसको भी कितना गुना कर देंगे, 3 गुना। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 3x 3 पचे कितना होगा 15 बराबर y प्लस 5। तो ये 3x इधर लेके आओ माइनस y, उधर लेके जाओगे तो कितना होगा माइनस में 10, समीकरण नंबर 1। अच्छा द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व। तो चला 5 वर्ष पूर्व की बात होगी, दोनों में घटा दोगे, दोनों में कितना वर्ष घटा दोगे, दोनों में घटा दोगे, और ये 5 वर्ष बाद ऊपर सही लिखे है ना। तो अब देखो घटा दो, अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, ये दोनों, ये जो जैकब है अपने पुत्र का कितना गुना हो जाएगा, जैकब किया उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी। तो चला ये तो 7 गुना पहले से है, इसको हम लोग क्या करेंगे 7 गुना कर देंगे, तो ये होगा 7x माइनस 7 पचे 35 बराबर, ये हो जाएगा y माइनस 5। इधर लेके आओ 7, इधर आएगा तो माइनस में y, उधर जाएगा तो माइनस में 5, ये कितना देखो 35 में से 5 घटा दो कितना आएगा 30। चूंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 30, सॉरी -5 प्लस 35 बराबर कितना होगा, समीकरण 2 हो गया। ये समझे नहीं क्या, कहा मगन हो निधि, देखा लिखा पहले, ये हुआ माइनस में 5, इधर आएगा जाएगा प्लस में कितना होगा 35 बराबर, ये होगा 7x माइनस में y बराबर होगा, अब ये 35 में से 5 घटा दो कितना आएगा 30, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक और 2 को हल कर लीजिए, देखो यहां पर माइनस वाई, यहां पर माइनस वाई, घटा दो कट जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर 10, 7x माइनस y बराबर 30, और घटा देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या है प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -7 में से 3 घटा दो -4, ये -30 माइनस ये -30 माइनस 10 किधर माइनस, काट दो 4 धम्मा x बराबर 10, सॉरी x बराबर कितना आएगा 10। तो ये देखो x किसकी आयु है, पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष। अब x का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में, समीकरण 1 से ये कितना होगा 3x माइनस में y बराबर कितना होगा माइनस में 10, तो x 3 गुणे यहाँ पे 10 लिखोगे, और माइनस में y बराबर माइनस में कितना होगा, अब इसका ये 3 धामा कितना होगा 30, इसको इधर ले आओ कितना होगा प्लस में 10, उधर जाएगा प्लस में y, तो कितना हो गया 40। y किसकी आयु है, जैकब या पिता लिख लो, ठीक है, जैकब या पिता की आयु। चलो आंसर हो सही है, लिखो तब देखिए शॉर्ट हो, देखते हैं कैसे आना। क्या हुआ, शॉर्ट किससे होता पता है, शॉर्ट होता दोनों का एक से मान के चलते हैं, 5 वर्ष
बच जाएगा पी आई उसके, तो पी आई को कितना हो जाएगा x+5 और ये हो जाता, तो हल कर लेते आ जाता। लिखो बोल मत, लिख पागल। हो गया, लिखो जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। थ्री पॉइंट थ्री भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसमें पहले का चारों क्वेश्चन कर लो, पहले का चारों हल कर लो और दूसरे का क्वेश्चन बचा रहने दो, या तो दूसरे को हल कर लो, क्या दिक्कत है, पूरा खत्म करो इसको। हाँ, जो बैठ के घूम रहे हैं उनको बैठे रहने दो। कल नया चैप्टर स्टार्ट। देखो 3.3 अपने यहाँ दिक्कत नहीं चले, चलो बहुत कम से कम एक हफ्ता चले, ठंडी वैसे भाई कि फैन जरूरत आए नहीं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। क्या है ये दो, तब इधर उधर नहीं चलाएंगे, ये सब बंद कर दे, ये सब चालू रहेगा। ये तो उसको आप ये दोनों बंद कर देना, सिर्फ एक ही लाइट से वो चलेगा, क्योंकि उस सिस्टम से चल रहा है ना, देख लेना क्लियर आएगा, मैं बंद करके दिखा दे रहा हूँ। क्लियर आ रहा है, वैसे आएगा, अब इससे कुछ ज्यादा ही
ठीक है, प्रश्नावली आ जाओ, देख लेते थोड़ा सा प्रश्नावली। 3.3 देख लेते हैं। 3.3 में कह रहा है विलोपन से हल करिए, प्रतिस्थापन से हल करिए। मैं कहता हूं चलो चाहे विलोपन हल करो, मत हल करो प्रतिस्थापन, ये परेशान करने के लिए क्वेश्चन दे देता है पागल। इधर देख लो, अब आपको प्रतिस्थापन नहीं लगाना, विलोपन लगाना है सस्ते में। हाँ देखो, पहले का पहला देख लो, पहले क्वेश्चन का पहला देखो, x प्लस में y बराबर कितना है 5, और ये 2x माइनस में 3y बराबर कितना दिया है 4। चलो अब इसका क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, इसका काम बिगाड़ देंगे। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसका मतलब कट जाएगा, लेकिन कब कटेगा, जब यहाँ भी 3 हो जाएगा तो 3 से गुणा करा दो ऊपर, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 बचे 15 हो गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस खत्म, 3 2 कितना हुआ 5, 15 5 कितना हो गया 15 4 19, x का मान 19/5 है तो कट नहीं रहा चला, 19 बटे कितना आया 19/5, x का मान 19/5। x का मान समीकरण किस में रखोगे 2 में, x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो चेला, तो यहां पर 2 गुणे x की वैल्यू रखना 19/5 और माइनस में 3y बराबर 4, 19 दूना कितना होगा 38, 5 का 3 में करा दो कितना होगा 5 3 15, 5 का 4 में करा दो 5 चौका 20। अब चला इसको 38 इधर लाओ, ये 20 को इधर ले आओ, 15 को उधर भेज दो कितना होगा प्लस में 15y, 38 में 20 घटा दो कितना आएगा 18 बराबर 15y, तो y बराबर आएगा 18 बटे, काट दो 3 छंग 18, 3 पचे 15। सही आंसर आ रहा है? अरे तब लिखो फिर, यही आंसर आ चला, जल्दी लिखो, जितना जल्दी हो सके लिख लो। सोनाक्षी क्वेश्चन उतारो, लिख लो। ये है विलोपन विधि का कमाल चला, इतना शॉर्ट लगा दी, चाहते तो और शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस विलोपन से लगाएंगे, विलोपन से सारे क्वेश्चन लगाएंगे, विलोपन से सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। लगाना नहीं आएगा तो बताइएगा, उल्टा सुल्टा गुणा करा के लगाना है। दूसरे का पहला देख लो, ये नूरी उरी का नूरी बराबर नूरी, नूरी बराबर नोरा, अनुज नोरा का फैन है ना, अनुज नोरा का फैन है ना, नोरा का एकदम खुशी का नए खुशी के लड्डू फूट रहे हैं कि देखो। कोई बात नहीं, फैन हो चाहे जिसके रहो, अपने माँ बाप के रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलो दूसरे का पहला, यदि अंश और हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न, यदि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे, भिन्न मान लो x और y, भिन्न मानोगे क्या, माना भिन्न बराबर क्या है, भिन्न बराबर x अपान में y है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है चेला, अंश में कितना कर दो, अंश में एक जोड़ दो,
अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दो, हर में एक घटा दिए, बराबर कितना हो जा रहा है, तो वह भिन्न एक में बदल जाती, मतलब उसके बराबर में कितना आ जाता है। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है चेला, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे वह 1/2 हो जाएगी। हर सिर्फ अंश में कुछ नहीं करना है, हर में कितना करना है, एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब बस हल कर लो, ठीक, इसको हल करके मान निकालो इसका, इसको समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2 बना दो, हल कर लो। समीकरण 1 से तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बटे 1 करके, इधर इधर, एक का इसमें कराओगे तो x+1, एक का इसमें कराओगे तो y-1, इधर आएगा तो x-y, ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना बना दो, 3। समीकरण 2 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2 का x में करा दो 2x, इसका इसमें करा दो बराबर y+1, तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। समीकरण 4, समीकरण 4 से समीकरण 3 और 4 को घटाने पर तो ये है x - y बराबर में -2, ये है 2x - y बराबर में 1, घटा देना है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आएगा -x, इधर आएगा -3, तो x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर कितना आएगा, 3। तो आगे x का मान रखना नहीं है, चाहे आप घटाए हो तो जोड़ दो, 2 से 2 गुणा दो, इसमें 2 में गुणा कराओ, 2 में गुणा कराओ, 2x 2y और कितना होगा, 4 होगा। तब इन दोनों को क्या करोगे, घटाओगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब 2y में से 1 y घटाओ, कितना होगा, y, ठीक। और उसके बाद चला ये होगा 4, 4 में से 1 घटा 4 और कितना आएगा, ये 5, माइनस में कितना है, ये माइनस, ये भी माइनस और माइनस, ठीक है। y बराबर कितना आएगा, 5। तो भिन्न लिखना है, भिन्न x अपान में y है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितना है, एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक, लिख लो। सिस्टम से लगा दिए, आगे आप साइंस निकालोगे। आगे निकालोगे साइंस, पढ़ाएंगे साइंस, साइंस बराबर मैथ। अभी आपको विद्युत पढ़ाना, विद्युत आसान है, चीज बहुत आसान है। अभी मानव नेत्र भी पढ़ाना ना, ओहो, मतलब नहीं पढ़ाएंगे तो पीछे हो जाएंगे यार। दिसंबर तक खत्म कर दी, टेंशन ना, पूरा साइंस से का है ये बायो में वही थोड़ा सा 1-2 चैप्टर और बचा है, पारे और उसको क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन आवा तो बता दिन जाए, नवीनीकरण गैर नवीनीकरण से क्वेश्चन आवा था, पारे और ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको तुम लोग कर ले जाओगे, बोलेगा वायु प्रदूषण बताइए, मृदा प्रदूषण बताइए, जल प्रदूषण बताइए, इसको तो लिख ही सकते हो, जल संयंत्र बताइए, नवीनीकरण गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत बताइए, बस यही सब है उसमें। दिक्कत लेना है ले लो विद्युत वाला, विद्युत में क्वेश्चन न्यूमेरिकल भरा है, दर्पण से न्यूमेरिकल आता है, लेंस से न्यूमेरिकल आता है, और क्या।
जैसे हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, वैसे वृक्क किससे बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन। इसीलिए वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? और वृक्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। वृक्क के बाहर की संरचना क्या होती है? जो ऊपर ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर की संरचना को हाइलम बोलते हैं। ठीक है। जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लड को छानते हैं। नेफ्रॉन ही ब्लड को क्या करता है? छानता है। ठीक। ये सारी बातें अब आपको सर्जी अंग बहुत सारा बताए थे। त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? और त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। अच्छा, पूरा आ गए भैया? थोड़ा कैसे आएंगे यार? आधा वहां छोड़ेंगे, आधा यहाँ। अरे बहुत अच्छे, ये दल्ला। इसका तो हम बहुत ही पेपर भी हल कराएंगे चेला, कौनो दिक्कत नहीं लेना है। ऐसे लिखना है, सही कह रहे हो। अभी लिखना उखना सब बताएंगे आपको। और इसको पढ़ के यहाँ पे आंसर लिखना था, लिखे थे? हाँ ठीक है। अब ये मुझे पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा तब आगे आंसर उसका। और यहाँ से कितना क्वेश्चन दिया था? 3 तक दिया था। उसके बाद ये कहाँ था? प्रिया हैज फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। अच्छा, इसमें क्या करना था? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर। ठीक है। पकड़ो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये सही है। मतलब यहाँ पर ना सेक्शन डाले, सेक्शन आपने आप भूल गए सेक्शन। हाँ सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन ए, फिर उसके बाद क्वेश्चन थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हो, नो, यहाँ पे तो आंसर 1 लिखे हो, आंसर 2, आंसर 3, आंसर सब लिखे गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सेक्शन नंबर क्या डालोगे? सेक्शन ए, सेक्शन बी जो भी होगा ना यहाँ पर लिखा होगा, देखो कहाँ गया, पार्ट ए, पार्ट ए, चाहे पार्ट ए डाल दो चाहे सेक्शन ए डाल दो, वही सही है। और उसके बाद जो है हाँ ये पार्ट भी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स? तो यहाँ पर आप, ठीक है, कितने वर्ड में लिखना था इसको? 30। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग में लिखना था टू द सिस्टर। ये जरूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये गलत है, ये नंबर से कट जाएगा। रिपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ, ये क्या लिखो? फॉरेस्ट। अच्छा वो क्वेश्चन है। लायन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। आज रोहित मिल रहा था जो पढ़ाए थे नरेशनों में। शीला आस्क, अच्छा कहाँ से कैसे नहीं मिलेगा यार? नरेशन पढ़ा दिए, कहाँ गया? कहाँ गया नरेशन? कहाँ लिखा है? क्या हुआ? कहाँ है आज भाई? खड़ा हो गया? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें हाँ नरेशन कहाँ पे? कहाँ है? अच्छा ये शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर? कहाँ है? अरे इस अब सेंटेंस थोड़ा मैच होगा, टाइप मैच होगा चला, बाकी ठीक लिखो, सही है। इतने सेंटेंस नहीं मैच होता है, सेंटेंस नहीं मैच होता है, टाइप मैच होता है। देखो वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था चेला, एग्जाम में कहाँ से आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आता है, और या तो टेंस के अपवाद से आता है, बस इसी में फंस जाता है। उसके आगे जान रहे क्लास 10th वाले कितना बड़ा जिगर होता है। कभी कभी इम्परेटिव से काट दे देता है, इम्परेटिव के आगे जा ही नहीं सकता, किसी कीमत नहीं जा सकता है। ठीक, तो वो इंट्रोगेटिव में से फंसा हुआ है। कहा था चेला पढ़ावाना बेइज्जती, घोर बेइज्जती हुई कहते। ऐसा हो नहीं सकता हम ना पढ़ाएं, जितना हम पढ़ाए होंगे मैच करा लेना स्कूल से, उतना स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया होगा, तब कहाँ से नहीं मैच होगा। ठीक है, साइंस निकालो, साइंस।
चैप्टर का नाम लिखो। काहे काहे छोड़ोगे? कुछ नहीं छोड़ना है, खत्म चैप्टर। उस वृक्क के बाद वृक्क नलिकाएं हैं, उसके बाद उच्चैला खत्म है वो सब। किसका? मोड़ी उड़ी मस्तिष्क कहाँ? उत्सर्जन में मस्तिष्क है गदावा। उत्सर्जन में कहाँ मस्तिष्क है? इसमें नहीं है। हाँ, इसके आगे तंत्रिका में जब पढ़ोगे ना, प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका जब पढ़ाएंगे तो उसमें है, लेकिन अब इसमें नहीं है। इसमें वृक्क में बना रहे हो मस्तिष्क, गधे। मुड़िए उड़िए बनोइए। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लो, रिप्रोडक्शन। जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। या सीधा सीधा हेडिंग बना लो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन। हेडिंग बना लो प्रजनन। अब दूसरा हो चाहे पांचवा हो, पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अब मुझे नहीं पता है चला पांचवा कौन सा लेसन है, इसके आगे वाला है। ठीक है, हाँ हेडिंग यही रहेगा, प्रजनन ही हेडिंग बना लो। प्रजनन, या इसको जनन भी बोलते हैं, ओनली जनन भी कहते हैं। हेडिंग यही बना लो। देखो, प्रत्येक जीव द्वारा अपने समान, प्रत्येक जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। 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 ठीक है, नोट लिखो, नोट, इसके नीचे नोट बना दो। ठीक है, नोट बनाओ। डीएनए लिखो इस नोट में। डीएनए जीवों की, हाँ, डीएनए जीवों की शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट या आधार तैयार करता है। संरचना का ब्लूप्रिंट या आधार तैयार करता है। इसका मतलब ये है कि मानव के जैसे मानव बनाने में कार्य कौन करता है? डीएनए।
मुझे नहीं पता है। हाँ ब्लूप्रिंट, अरे चला, हाँ ब्लूप्रिंट। या आधार लिख लो। हाँ पढ़ाएंगे अभी डीएनए के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। इसमें सारा फुल फॉर्म बता दें, डीएनए, आरएनए, एड्स वगैरह पूरा बता देंगे वहां। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट अथवा आधार तैयार करता है। ब्लूप्रिंट अथवा क्या तैयार करता है, इसका मतलब ये है सीधा कि ये जो डीएनए होता है ना, यही पूरा ढांचा वाचा तैयार करता है, बनाता है, यही काम करता है, यही मेन यही है, ये है। समझ रहे हो बात? अब मैंने बता दी, अभी तो शुरू अभी तो मैंने आपको बताया सिर्फ जनन प्रजनन क्या, सब बता देंगे कैसे समान होता है, कैसे होता है। आंख हो काहे यही लगता, आंख हो काहे मान लो यहाँ वहां नहीं लग गया, पूरा बताएंगे, सब बताएंगे। हाथ लगा तो यहाँ काहे लगा है, सबका। हाँ पूरा बता दे। काहे हंस रहा है तुम लोग? चलो ठीक है, आगे लिखोगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार लिखो। जनन के दो प्रकार हैं, जनन के दो प्रकार हैं। पहला अलैंगिक, दूसरा पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। पहला हेडिंग बनाओगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है, लिखो इसको अलैंगिक जनन लिखो। ऐसा जनन या वह जनन, ऐसा जनन यह सॉरी ऐसा जनन या वह जनन जिसमें अरे चला कहते भैया शांत होइए ना, ना तो इतना मार दे कि रोवत जावा घरे ना, तो शांति से पढ़ लीजिए, पढ़ा दे रहे हैं। का चाहता दिया कि मार दे। चलो पढ़ाई बात सुन लेते ही, क्या दिक्कत है। अब पीछे हर टोट पढ़ा दिए, श्वसन तंत्र पढ़ा दिए, पूरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे हंसी आती है। चलो लिखो, वह जनन जिसमें जनन कोशिकाओं के बिना ही जिसमें जनन कोशिकाओं के बिना ही एक नए जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। नई संतान का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा यूग्लिना आदि।
अमीबा, युगलिना आदि। ठीक है, आगे हेडिंग बनाओगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार लिख लो। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार हैं। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला हेडिंग बना दो। पहला विखंडन, इसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, दूसरा खंडन, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक, और तीसरा है मुकुलन। तीसरा है मुकुलन। तीसरा मुकुलन है, इसको बडिंग बोलते हैं। और चौथा है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। और पांचवा बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, चला। और छठा है कायिक जनन। कायिक प्रजनन या इसे बोलते हैं प्रवर्धन। और छठा हो गया सातवां। सातवां है चेला, सातवां नहीं है, बस 6 ठो लिखना, 6 ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहां पे लिख लो कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो। इसमें ए लिख लो। ए है जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा। जड़ों द्वारा। बी है पत्तियों द्वारा। सी है तनों द्वारा। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्रवर्धन। प्राकृतिक प्रवर्धन। और आगे ऐसे लिख लो। नेक्स्ट ABCD दे दिए। आगे आप दाब लगाना, कलम, कलम लगाना। डी है कलम लगाना। और ई है दाब लगाना। इनको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम प्रवर्धन। कृत्रिम का मतलब ये सब मनुष्यों के द्वारा होते हैं। ठीक है, लिख लो। इतना चीज है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कितना वो भी मैं बता दे रहा हूं। हो गया। देखो अलैंगिक जनन के प्रकार देख लो। विखंडन है, खंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, बीजाणुओं द्वारा भी होता है। कायिक प्रजनन में, कायिक का मतलब जैसे होता है गन्ना उन्ना देखो, गन्ना देख लो, फूल वूल देख लो, उनकी शाखाओं से लगा देते, पत्तियों में देख लो, तो ये होता है कायिक प्रजनन या प्रवर्धन बोलते हैं। इसके कुछ और प्रकार, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, कलम लगाना, दाब लगाना, ये सभी की प्रकार है। जैसे जड़ों द्वारा हो गया तो अपने आप निकलता है, तनों पत्तियों द्वारा अपने आप निकलता है, तनों द्वारा अपने आप तने निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक। और दाब लगाना, कलम लगाना, इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्रवर्धन। अब इसमें देख लो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चला ये मुकुलन है और ये पुनरुद्भवन है। ये यस एन इंपॉर्टेंट बता देना, ये दोनों यस एन इंपॉर्टेंट है। और एक आपके पास ये दोनों यस इंपॉर्टेंट है। यस मतलब ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये तो मैं आपको 4 ही पढ़ाऊंगा।
और बाकी आप सब समझ जाओगे, दिक्कत नहीं है। विखंडन का मतलब खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी वही होता है। हो गया, एक बार पूरा समझ लो। देखो चला, प्रजनन का मतलब होता है किसी जीव के द्वारा अपने समान जीव की उत्पत्ति करना, प्रजनन होता है। और जितने समय में करते हैं उसको जीवन काल कहते हैं। जैसे मान लो मानव में कितना, लगभग 9 से 10 महीने या 9 से जो भी होगा चिल्ला, वो क्या हो, ये इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। जीवन काल या जनन काल, जीवन काल नहीं जनन काल होता है। चलो, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान की उत्पत्ति करने की जो क्रिया होती, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। और जितने समय में ये करते हैं प्रजनन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं। अच्छा, इसके दौरान चला एक एक पदार्थ है जिसे अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, उसको डीएनए का नाम, उसका नाम क्या है, डीएनए। उसका नाम क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको ना। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी खोज बताएंगे भी, जब डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना बताएंगे, वाटसन क्रिक का मॉडल बताएंगे, बहुत सारी चीजें। डीएनए छोटा चीज नहीं है, पूरा बायोलॉजी पढ़ लोगे लेकिन डीएनए का नाम कभी नहीं भूलोगे। तो प्रजनन की जब क्रिया होती है तो उससे एक पदार्थ दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, मतलब माता पिता से संतान में जाता है, उस पदार्थ को बोलते हैं डीएनए। और यही डीएनए, जो पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना, उसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। कभी कभी देखो, पिताजी के लक्षण या माता जी के लक्षण बच्चों में आ जाते हैं, संतान में आ जाते हैं, तो वो कोई तो ऐसा है जो लेके गया है, तो इसका मतलब उसको वो डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। वही जो लक्षण होता है लेके जाता है। अब चला, आप देखे होंगे कि जैसे फलाने लड़कियां फलाने की तरह होता, लगभग होता है, फलाने लड़कियां फलाने की तरह होता, एक मतलब डीएनए मैच, फलाने लड़कियां फलाने की तरह ना, बट डीएनए मिस मैच, तो गड़बड़ हो गया चेला। हाँ, अब देखो, ये जो डीएनए है चेला, यही शारीरिक ढांचा प्रदान करता है, जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं साइंस में। बायोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, या आधार बोल दो। डीएनए ही क्या करता है, शारीरिक ढांचा प्रदान करता है, किसका, किसी भी जीव का। अब देखो, जनन के प्रकार, जनन आपको समझ में आ गया। जनन का मतलब अपने समान जीव की उत्पत्ति, प्रजनन का मतलब अपने समान जीव की उत्पत्ति। तो ये कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, एक अलैंगिक, दूसरा। अच्छा, अलैंगिक मतलब किसमें होगा, जिसमें जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, जिसमें नर और मादा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। लेकिन जिसमें लैंगिक कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ, तो चला, अलैंगिक जनन प्रकार मैंने आपको बता दिया, ये विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु, कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा कलम लगाना, दाब लगाना, ये सारा चीज हो गया। तो अब देखो, ये थोड़ा सा पर्यावरण का विषय हो गया। अब जो कह रहे थे तुम लोग, ये चीज है, जैसे दाब लगाना, कलम लगाना। अब चला, मान लो पर्यावरण में आ ही गया, दाब लगाना, कलम लगाना। कैसे दाब लगाना जानते हो, कलम लगाना जानते हो तुम लोग ना, जैसे उसको काट के बांध होन के उसको कलम कर दो। दाब लगाने में क्या करते हैं, किसी टहनी को काट करके उसी में दूसरा पौधा लाके लगा देते हैं, उसको बांध देते हैं, क्या होता है, कलम दाब लगाना होता है। तो ये चला, लेकिन कलम लगाने की प्रक्रिया तुम लोग नहीं जानता, सही से जानता है, इसमें बता देंगे, अगर कहोगे तो नहीं, अगर नहीं बताओगे तो ठीक है, ठाक है। अब इसमें क्या हेडिंग बनाओगे, पहला विखंडन, हेडिंग बना लो विखंडन। ठीक है, लिख लो। इस विधि में, विखंडन में लिख लो, इस विधि में परिपक्व मतलब विकसित, इस विधि में परिपक्व पादप, इस विधि में परिपक्व ना, मेच्योर जो होता है, परिपक्व पादप विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को विखंडन
इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? चलो विखंडन कहते हैं। चला एक बात और समझ लो, जो लैंगिक जनन होता है, नो, जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? जंतुओं में होता है। जंतु, जीव अलग चीज है, जंतु अलग चीज है। जंतु का मतलब जो छोटे छोटे, जो एकदम झीन झीन होते हैं, जिनको आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे जो जीव होते, जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनको हम लोग जंतु बोलते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, हम लोग किसमें, जीव में आएंगे, जंतु में, जीव में। तो जो ये विखंडन की प्रक्रिया होती है, पादपों में देखने को मिलती है। पादप मतलब पेड़ पौधे, उसमें देखने को मिलता है, और जो छोटे छोटे जंतुओं में देखने को मिलता है, लेकिन जीवों में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो मैं आपको ये विखंडन लिखा रहा था। विखंडन का मतलब क्या होगा? किसी एक कोशिका से कईयों कोशिका में विभक्त हो जाना। एक तो ये होता है चला कि विखंडन का मतलब कोई पादप कोशिका है, ये कोई पौधा है, कोई पेड़ है, या कोई मान लो क्या है, जंतु है, ये क्या होगा, ये अगर सिर्फ दो कोशिकाओं में विभक्त हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। अगर दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, तो उसे बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन मतलब अलग होना, जान रहे हो ना? किसी एक कोशिका से या किसी परिपक्व कोशिका से कई, उसके कई खंड होना। जैसे आप अमीबा जानते होंगे, ये बहुकोश की जीव है, तो ये इसको कितना खंड करो, मरता थोड़ी ना, उसकी कोशिकाएं अलग हो जाती है, कईयों खंड वो सब अपने परिपक्व हो जाता है। वैसे अगर किसी भी पादप या किसी जंतु के दो खंड करो तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविखंडन, द्विखंडन। और अगर दो से अधिक कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। ठीक है, जैसे लिखो, जैसे जैसे जीवाणु, 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 युगलिना, अमीबा आदि। जैसे जीवाणु, युगलिना, अमीबा आदि। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दो अपने मन से, अपने मन से जो आपके समझ में आए स्ट्रक्चर अपने मन से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ये केंद्रक हो गया, इसके बगल कोशिकाएं घूम रही हैं, इसके दो खंड कर देना है। इसके कितने खंड करना है? दो। अलग अलग, अलग होगा चला, कुछ अलग तरीके से अलग हो। देखो जैसे मैं बना दूं ये, इसकी, इसका केंद्रक अलग हो जाएगा, इसको चारों तरफ कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। अब अपने हिसाब से बना देना है, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, ऐसे बना देना ये। और इसी से कईयों ठो बना दो, इसी से कईयों ठो बना दो, परिपक्व 3 ठो बना दो, 4 ठो बना दो। ये जीवाणु है, चला लिख लेना, जीवाणु में विखंडन या खंडन। ठीक है, बना लो इसको, कहाँ देख रहे हो? हाँ, लेकिन तब वो तुम लोग हमारे कॉपी करोगे, हम बोले अपने मन से बना लेना सबको जैसे जैसे, लेकिन तब वो देखोगे। ठीक है, जीवाणु में विखंडन या खंडन लिख लेना। बना लो, बना लो जल्दी से। आज अलैंगिक जनन खत्म कर दे रहा हूँ। अलैंगिक खत्म करके कल लैंगिक बताएंगे, तो लैंगिक में सोचना रहेगा थोड़ा सा। बारिश नहीं हो रही है, चाहे होते सभी बच्चे आ जाते, लेकिन जानबूझ के ना इसको, हाँ इसका नाम भी लिख लेना। इसके दो खंड हुए हैं चेला, आगे आगे चल के दो खंड करा दे रहे हैं। इसके कितने खंड हो गए हैं? 2 खंड। इसके 2 खंड हो गए, इसको क्या बोलेंगे? द्विखंडन। अगर इसको कईयों खंड हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बहुखंडन। ठीक है,
चलो हो गया। आगे देखो, अगर आपके एग्जाम में आता है चलो दो चीज, विखंडन खंडन, क्या आता है? विखंडन और दोनों एक ही बात है। चलो ठीक है, दोनों में यही बना देना, यही लिख देना, यही बना देना, यही लिख देना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, सीधा आता है मुकुलन पे। क्योंकि देखो ये भी बस अंतर क्या है चला, अंतर क्या है, इसमें एक कोश की जीव होता है, इसमें कितना कोश की जीव होता है? एक कोश की जीव होता है, एक कोश की। और लेकिन इसमें कितने कोश की जीव होते हैं? बहुकोश की जीव होते हैं। बस इतना ही अंतर है चला, ठीक है। तो विखंडन में कई कोश की जीव होते हैं? एक कोश की। खंडन में कई कोश की जीव होते हैं? बहुकोश की। नोट में लिखा दूं क्या? लिख लो, लिखो नोट, लिखो नोट, लिखो। खंडन में बहुकोश की जीव होते हैं, जैसे खंडन में बहुकोश की जीव होते हैं जैसे राइजोपस, हाइड्रा, राइजोपस, हाइड्रा, जैसे राइजोपस, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, लिख लोगे? स्पाइरोगायरा, गायरा, ठीक है। पहला राइबोपस, हाँ राइबोपस, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा आदि, ठीक है। स्पाइरोगायरा आदि, ठीक। आगे हेडिंग बनाओगे मुकुलन, हेडिंग क्या बनाओगे? मुकुलन। तो अगली बार कैसे अलग करोगे पता है ना? जो यहाँ पर जीवाणु लिए हो, जीवाणु नहीं रहेगा, स्पाइरोगायरा ले लेना, राइजोपस ले लेना, हाइड्रा ले लेना। तो उसमें कईयों, दो खंड मत कराना, उसमें कईयों खंड करा देना, ठीक है। क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। आगे आप मुकुलन लिखोगे। खंडन समझे कि नहीं समझे चेला? नहीं समझे? खंडन का मतलब क्या होता है? जब किसी परिपक्व कोशिका के कईयों खंड हो जाते हैं। अगर दो खंड हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? द्विखंडन या द्विविखंडन। अगर बहुत सारे खंड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, ये जो विखंडन की प्रक्रिया होती है किसमें देखी जाती है? एक कोश की जीव में, जैसे युगलिना हो गया और अमीबा हो गया, ठीक है। ये सब चीज हो गया, उसमें क्या होता है? विखंडन होता है। लेकिन खंडन का मतलब कि उसमें बहुत सारे जीव, उसमें क्या होंगे? बहुकोश की जीव होंगे। राइजोपस हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या हो गया? सब इसमें आ जाएंगे। ये हो गया। आगे मुकुल लिखना, मुकुलन चेला बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है मैं कुछ कह नहीं सकता। दो नंबर में अकेले आता है, अकेले ही आवा था। मुकुलन क्या होता है, इसको संरचना बना के लिखिए, लिखो मुकुलन, लिखो जल्दी से। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है। जनन कोशिका में एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे मुकुल लिखना ना पता लगा सुकुल लिख दिया दिक्कत हुई है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। बड़ा हो जाता है और मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है।
और मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। स्वतंत्र पादप बना लेता है, जैसे ईस्ट ईस्ट हाइड्रा ईस्ट हाइड्रा आदि, जैसे ईस्ट हाइड्रा आदि, ठीक है, जैसे ईस्ट हाइड्रा आदि। मुकुल का मतलब समझे? जैसे मैं आपको, वैसे ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको मैं बताता हूं। वैसे आलू देखियो, आलू आलू देखो तो आलू से कई आँखा निकलता धीरे धीरे। पहले वहां पे थोड़ा सा उपटा उपटा टाइप होगा, उपटे टाइप में से उसमें से आँखा निकलेगा, आँखा निकल के क्या होगा, अलग अलग आलू में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। सेम वैसे होता है। तो ईस्ट ईस्ट देखो, हाइड्रा में देखो, सबसे पहले पहले उसकी शरीर थोड़ा सा फूलेगी, से हल्का से फूलेगी, और जब फूलता है ना, उसमें से क्या निकलता है, अलग जीव निकलता है, अलग। तो ना ये जो उसका उभरा हुआ भाग होता है उसको मुकुल कहते हैं, और कुछ है नहीं। नहीं समझे? अब मैं समझाऊं कुछ और समझाऊं? चलो पहले बनाओ, क्या समझाओगे? चलो स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर देख लो। हाँ, अच्छे से बना दे, अच्छे से मुकुल बना दे। ये हो गया। ठीक, कहीं बना रहे, बनाओ। बनाओ, हंसना नहीं है, बनाना है गधों। लिख लो।
बना लो जल्दी से बनाओ। मुकुलन समूह मुकुलन, देखो ये है ईस्ट, ईस्ट वैसे तो आप लोग देखे नहीं है, मच्छर काट रहा है ईस्ट। अब देख रहे ईस्ट के पास एक केंद्रक, अब इसमें क्या होगा धीरे धीरे उभार आएगा, देख रहे ये उभार है और ये जो केंद्रक है ये केंद्रक टूटेगा, ये केंद्रक मतलब ये ईस्ट है, ईस्ट में उभार आएगा, इसी उभार को हम लोग बोलते हैं मुकुल, उभार को बोलते हैं मुकुल और उभार आने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं मुकुलन। ईस्ट में जो उभार आता है उसको बोलते हैं मुकुल और प्रक्रिया जो उभरने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं मुकुलन। तो ये है, अब देखो इसके दो दो उभार आए हैं यहां से, अब ये क्या होगा देखो ये केंद्रक है, केंद्रक टूट जाएगा, एक देखो ये केंद्रक और ये स्वतंत्र केंद्रक। अब इससे बहुत सारे देखो ना पुत्री मुकुलन है, पुत्री मुकुल मतलब बहुत सारे ईस्ट के खंड अलग हो जाएंगे टूट के, सब अपना अपना जीवन यापन करेंगे। ये इससे ये निकला ये निकला ये निकला ये निकला और धीरे धीरे क्या होंगे सब अपना अपने अपने में अलग हो जाएंगे। तो मुकुलन का मतलब ये होता है कि किसी भी चाहे हाइड्रा हो चाहे जीव हो चाहे ईस्ट हो उस पे उभार आना धीरे धीरे, जैसे होता है ना किसी किसी का कहीं गांठ होठ उभार आता है, लेकिन वो मुकुलन नहीं, उसी तरह का उभार होता है। उभार आएगा तो केंद्रक टूटेगा और जब केंद्रक टूटेगा तो उससे अलग नई कोशिकाएं बन जाएंगी, उससे नए जीव बन जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे मुकुलन। तो जो मुकुलन होता है वो एक प्रकार का उभार होता है और उभार आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मुकुलन। और यही उभार धीरे धीरे क्या होता है मातृ कोशिका से अलग, मातृ कोशिका मतलब जिससे वो उत्पन्न हो रही है, जिससे उत्पन्न हो धीरे धीरे क्या होती है अलग हो जाती है, तो आप अपना अलग जीव बना लेता है, ठीक है ये मुकुलन हो गया। आगे हेडिंग बनाइएगा पुनरुद्भवन, आगे हेडिंग क्या बनाओगे पुनरुद्भवन, 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 ठीक है पुनरुद्भवन इसको बोलते हैं रीजनरेशन, इससे रीजनरेशन, जेनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है बता दूं कल बताएंगे इसको।
कल बहुत लेट हो रहा है, तुम लोग को लग रहा होगा सर नहीं यहाँ पे लेट नहीं हो रहा ना, बाहर निकलो तब पता चलेगा, कल बताएंगे इसको।